वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन मंथन बाय अनीता में। आज आपके सामने हिंदी के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं और ये वाईसीटी पब्लिकेशंस द्वारा जो एक बुक जारी होती है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, जैसे DSSP, UPTGT, EMRS, UPPCS, GIC, लेक्चरर RPSC, तमाम वो सभी क्वेश्चंस इस बुक में शामिल हैं। और मेरे पास जो एडिशन है 2023 का एडिशन है। 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं अब तक हिंदी से संबंधित, वो सभी इसमें क्वेश्चंस हैं। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो हम पहला टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके अंदर जो आता है हिंदी साहित्य इतिहास, जिसके अंदर हम ग्रंथ, नामकरण और काल विभाजन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित काल विभाजन के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, चाहे तो आप उसे देख सकते हो। और उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अलग से ये अलग अलग छांट कर आपको उसके अंदर एक साथ एक वीडियो बनाया गया, उसका आप देख सकते हो। तो अभी हम आपके सामने पहला टॉपिक हम करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप से होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आपसे पूछ रहे हैं। UPPGT में आया हुआ 221 में, इतिवृत्त आलोचनात्मक संवेद रूप से होने वाले इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। इस कथन से जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आपसे पूछ रहे हैं। इस कथन की ओर किसने संकेत किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके ऊपर संकेत किया है। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप से होने व इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 है। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि देखिए, आपसे यहाँ पे बोला गया है कि, एक मिनट पेन को छोटा कर लूँ। देखिए एक सेकेंड, देखो आपसे बोला क्या यहाँ पे 229 है ना। 229 को ये बुक क्या है, जो ये इनका ग्रंथ है, ये प्रकाशित हुआ था 229 में, इसको याद रखना, ठीक है। लेकिन 227 में क्या था, ये पुस्तक आई थी उनकी 1927 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास ही आई थी, ठीक है, जो कि नागरी पंचानी सभा से प्रकाशित हुई थी। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में से इसको लिया गया था, ठीक है। उस समय ये 1927 में आई थी और 1929 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के आधार काल का नाम दिया है, किसने दिया है? ठीक है, आपके सामने प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के नाम, आधार काल नाम दिया है किसने? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, श्याम सुंदर दास जी ने, चंद्र शर्मा गुलारी जी ने, या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने? इसका ऑप्शन है आपके सामने ए, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछ ले आदिकाल, इसे आदिकाल के मैंने नाम तो बताए हुए हैं पहले से, चारण काल किसने कहा, आरंभिक काल, बीजोपन काल, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले आधार काल का नाम, आदिकाल को आधार काल का नाम दिया था तो दो लोगों ने दिया था। एक तो आपको ऑप्शन में पूछा है डॉक्टर मोहन अवस्थी, इसका आंसर है, ठीक है। दूसरा है इसका नाम मोहन अवस्थी के साथ सुमन राजे, ठीक है, दो नाम है, सुमन राजे और मोहन अवस्थी, ठीक है। तो देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल का नाम किसने दिया है? तो मोहन अवस्थी ने दिया। आदिकाल को आधार काल का नाम सुमन राजे ने भी दिया, दो लोगों ने दिया, मोहन अवस्थी और सुमन राजे। इसके अलावा चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, ठीक है। और मिश्र बिंदु के संबंधित एक क्या बोलते हैं ग्रंथ का उनका नाम है, क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद, है ना, मिश्र बंधु विनोद नाम से है। आरंभिक काल को अब किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। चारण जॉर्ज गियर्सन। बीजवपन काल पूछ ले तो हजारी महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांक्रांतीय। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदिकाल हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। आदिकाल का नामकरण किया था, किसने किया था?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकल को वीर गाथा काल किया था, लेकिन जो इन्होंने विभाजन किया था इनको एज इट इज किसने माना था? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने। ठीक है, तो आदिकाल को हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। आधार काल की बात करें तो सुमन राजा और मोहन अवस्थी, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जयकाल रमा शंकर शुक्ल रसाल। तो हमारे सामने दो नाम न्यू ऐड हुए हैं पिछली वीडियो के ये मुकाबले हम देखते हैं, हमने ये दो नाम नहीं पढ़े हैं। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी और जयकाल रमा शंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिया गया है? ठीक है, पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि क्या बोलते हैं, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप से होने से इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, ये किस इतिहास की ओर संकेत किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो इन्होंने एक कोट दी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ऊपर किया गया था, लेकिन अब इसमें आपसे ग्रंथ का नाम पूछ लिया है सीधा। नागरी प्रचारणी सभा से, जो मैंने आपको बताया था 1927 में आई थी उनकी पुस्तक, और 1929 में वो कहता प्रकाशित हुई थी। लेकिन कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई थी ये, और हिंदी शब्द सागर की भूमिका शीर्षक में से लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन क्या है? हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका ध्यान से सुनना, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का ये ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत दो भागों में बांटे गए हैं, ये दो भाग थे इसके, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, अब आपके सामने ग्रंथों के नाम आएंगे और उनके लेखकों के नाम आएंगे। आप एक साइड पे अपने पेन से एक कॉपी पे लिखते जाइए, मतलब ग्रंथों के नाम यानी पुस्तकों के नाम, ग्रंथों के नाम और उनके लेखकों के नाम, और ये कब आई उनके सन भी लिखते जाना साथ में। एक साथ अगर आप लिख लोगे तो आपको बहुत आसानी होगी इसको याद करने में और समझने में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक आपसे पूछा है, तो कौन है इनके? जॉन गिलक्राइस्ट जी हैं। ठीक है, तो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट है। जॉन बर्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 इनकी प्रमुख कृतियां रही है। तो अभी देखिए आपको कि यहाँ पे क्या ध्यान देने योग्य है। देखो अगर आपसे पूछ ले कि अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी पुस्तक कब आई थी, तो आप बोलोगे 1787 में। अगर आपसे पूछ ले हिंदुस्तानी ग्रामर, ठीक है, ये कब आई थी? 1796। ठीक है, अभी तक पूछा गया है कि पता नहीं, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर ही है, देखेंगे हम। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे छोटे पॉइंट्स कई बार पूछ लेते हैं, इसको ध्यान रखना। 1787 में क्या था? अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी बुक आई थी, जो किसकी थी? जॉन गिलक्राइस्ट की थी। इनकी दो थी, दूसरी बुक थी हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी में। इनकी प्रमुख कृतियाँ नहीं है, मतलब कि बहुत प्रमुख यानी कि इम्पोर्टेंट इनकी जो बुक्स के नेम है ये मेन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो अब भूलिएगा नहीं, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक आपसे पूछे तो जॉन गिलक्राइस्ट है। इनकी दो बुक थी, दूसरी थी हिंदुस्तानी ग्रामर। ठीक है, ये कब आई थी? 1796 को, और 1787 को इनकी ये दूसरी बुक आई थी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बिंदुओं द्वारा रचित नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना है जो मिश्र बिंदु द्वारा रचित नहीं है? मिश्र बिंदुओं ने कम से कम शायद 5,000 से ज़्यादा कवि उसमें शामिल किए गए अपने उसके अंदर। अब इसमें रचना पूछे कौन सी नहीं है। ठीक है, देखिए DSSP TDT में पूछा गया है 2021 में ही, शिफ्ट सेकंड में। कौन सी रचना मिश्र बिंदु द्वारा रचित नहीं है? तो इसका ऑप्शन है डी। क्या है? डी, पृथ्वी कल्प। ठीक है, तो पृथ्वी कल्प इसकी रचना नहीं है। तो बूंदी बारिश, पुष्पांजलि और भारत विनय। ठीक है, ये दर्जा क्या ये गद्य थी या पद थी, ये भी हमको देखना है। ठीक है, मिश्र बिंदु द्वारा रचित अब कौन सी है? बूंदी बारिश, पुष्पांजलि, भारत विनय। तो पृथ्वी कल्प तो इसका ऑप्शन में नहीं है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। पृथ्वी कल्प मिश्र बिंदुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर है। याद रखना, पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। मंजीर, नोट करते जाना,
मंजीर, नाश और निर्माण, मंजीश, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले आदि, ये माथुर जी की काव्य कृतियां। ठीक है, पृथ्वी कल्प के साथ और भी रचनाएं हैं जो मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियां हैं, यानी कि कविताएं हैं ये इनकी। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रमुख कवि भी रहे हैं। ठीक है, तार सप्तक था, प्रमुख कवि रहे उस समय के दौरान ये। भारत विनय, अब आता है भारत विनय, यानी किसके बारे में, मिश्र बंधु के बारे में बात करें। भारत विनय ये क्या है, पद यानी कि कविता है ये। भारत विनय बूंदी बारिश पद, ठीक है, भारत विनय बूंदी बारिश दोनों ही कविता है। पुष्पांजलि ये गद पदमय लेख संग्रह है। ठीक है, ये दोनों ही है, गद और पद दोनों ही लेख संग्रह है ये। नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। ठीक है, मिश्र बंधु की ये रचनाएं हैं इसके अंदर। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचन की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद, पहले मैंने जिक्र किया था, मिश्र बिंदु विनोद बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और हिंदी नवरत्न। ठीक है, समालोचन की दृष्टि से देखते हैं इनकी दो रचनाएं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। अगर आपसे पूछे मिश्र बिंदु कितने भागों में डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया है, तो ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें 5000 से लगभग क्या है, 5000 से लगभग कवियों और लेखकों का परिचय उल्लेख किया हुआ है। एक प्रश्न में ऐसे ही पूछा गया प्रीवियस ईयर में ही, क्या मिश्र बंधुओं में 3000 से ज्यादा कवियों को शामिल किया गया है, उनकी लेखकों को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन दिए गए थे। तो ये ऐसे पूछा गया था, बताइए नहीं हाँ ना में ऐसे पूछा गया क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है 5000 लगभग कवियों और लेखकों को परिचायक उल्लेख इसमें शामिल किया गया है मिश्र बंधुओं के द्वारा। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं हमारा, ये 5 प्रश्न थे हमारे। ठीक है, अगला हम छठा प्रश्न देखते हैं। चलिए, छठा प्रश्न आपके सामने है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विषयांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य इतिहास का कौन सा ग्रंथ है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। तो ये इनका ग्रंथ है, तो ये कहाँ से जारी किया गया था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विषयांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है, तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का है। और इसके लेखक कौन है, गियर्सन जी है, जॉर्ज गियर्सन जी है, ये भूलना नहीं, पहले भी बात करी थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विषयांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जो कि 1888 ईस्वी है इसका टाइम पीरियड। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक आपसे पूछ ले तो कौन है, जॉर्ज गियर्सन जी है। गियर्सन जी ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को इसमें शामिल किया गया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया। तो हिंदी के अंदर किसने अनुवाद किया है, तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में इसका अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है, तो ऑप्शन आपके सामने महापंडित राहुल सांक्रांति। क्या नाम है, महापंडित राहुल सांक्रांति जी ने हिंदी काव्यधारा के संग्रह करता है, वो साहित्यकार के नाम से इनको जाना जाता है। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांक्रांति है। ये एक इतिहास ग्रंथ है, ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। यात्रा साहित्य का क्या कहा जाता है, पितामह, यानी कि जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए हमारी हिंदी के अंदर, यात्रा वृत्तांत के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो इनको क्या कहा गया, उनका पितामह कहा गया है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य अगर आपसे पूछ ले तो उनकी यात्रा वृत्तांत के उसमें आता है, इन्होंने कुछ यात्रा वृत्तांत लिखे। इनके नाम, फेमस नाम क्या है इनके, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 2550। ठीक है, तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कृतियां हैं। यात्रा वृत्तांत में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन है 8 और ये सब देख लो, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 221 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनमें से 8 क्वेश्चन है,
इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया? इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नाम दो उपशीर्षकों में विभाजित किया था? पीछे हमने पढ़ा भी था और काल विभाजन में भी आपको बताया गया था। तो इसका आंसर क्या आएगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी थे जिन्होंने दो भागों में इसका विभाजित किया, संधि काल भी कहा और चारण काल भी कहा। ठीक है, तो देखते हैं सी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकिका, ठीक है, आधुनिक हिंदी एकांकिका क्या कहा जाता है? जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, एकांकी से अगर पूछ ले आधुनिक हिंदी के जन्मदाता कौन है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है। निम्नलिखित लेखकों एवं उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण। अब आदिकाल का नाम बताया गया है क्योंकि ये आदिकाल के नाम से ही संबंधित है। आदिकाल को अलग अलग नाम दिए थे ना, चारण काल, वीर गाथा काल, बीजवपन काल, ठीक है, सिद्ध सामंत काल कहा गया था, ठीक है, वीर काल भी कहा गया था। तो ऐसे पूछे गया, तो इसमें अब नाम बताए गए चारण काल जॉर्ज गियर्सन, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आधार काल सुमन राजे जी। ठीक है, सुमन राजे के साथ और कौन से थे? डॉक्टर मोहन अवस्थी जी भी थे जिन्होंने दोनों ने आधार काल कहा था। सिद्ध सामंत काल की बात करें तो राहुल संक्रांति थे। अब यहाँ पे आधार काल और यहाँ पे क्या पूछा? संधि काल और चारण काल दोनों नाम दिए, तो क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, भूलना नहीं है, 2021 और 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है। ठीक है, 2020 और 2009 में पूछा गया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? मैंने आपको बोला ना। अब लिखते जाना ग्रंथों के नाम साथ में एक साथ। ठीक है, इससे क्या है, हमें क्लियर होते जाएंगे ग्रंथों के नाम, पुस्तकों के नाम और किसने लिखा, कब कब आई ये। ठीक है, इसी से संबंधित इसमें क्वेश्चन है, हमने इसके ऊपर फोकस करना है। हमको क्या बोलते हैं, काल विभाजन संबंधित तो क्वेश्चन आएंगे हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास दो भाग, ठीक है, एक तो है 1965 ईस्वी के लेखक गणपति गुप्त जी हैं, नाम है ये, दो भाग आए थे इनके। अब देखो महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए और नामवर सिंह से राम कुमार वर्मा और रामसमूह चतुर्वेदी, जो ऑप्शन है उसके साथ भी है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किया। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, आगे आएगा वो। ठीक है, याद रखना, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 नामकरण ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा इन्होंने। नामकरण नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा इन्होंने, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। दूसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ की रचना की। तीसरा है नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों दूसरी परंपरा की खोज, दो है इनके नाम। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। जॉर्ज गियर्सन के द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये भी ग्रंथ का ही नाम है, को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। तो अगर आपसे पूछे द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, तो जॉर्ज गियर्सन जी है। अगर पूछ ले आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां और दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचना में कृतियां किसकी रचना है, तो डॉक्टर नामवर सिंह जी की है। अगर पूछ रहे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, तो अगर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। अगर पूछ ले हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो गणपति चंद्र गुप्त जी। ठीक है, तो 10वां प्रश्न आपके सामने, हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। कब किया गया था? नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित किया गया था। पहले क्वेश्चन में आपसे पहले क्वेश्चन का 6वां क्वेश्चन था एक, उसमें पूछा गया था ना रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, इस ऐतिहासिक ग्रंथ प्रकाशित कहाँ से हुआ था, तो नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ था, 2020 में पूछा गया। देखते हैं इसके बिंदु। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हुआ था। ठीक है,
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास, ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में अगर सबसे पहला प्रयास अगर बात करते हैं तो वो फ्रेंच के एक लेखक है, द विद्वान है गासा दा तासी। बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये, फ्रेंच के लेखक विद्वान है ये, गासा दा तासी ने किया था, सबसे पहले प्रयास किया था इन्होंने हिंदी इतिहास साहित्य लेखन में लिखने के लिए। हिंदी इतिहास के लेखन में इनकी पुस्तक का नाम भी आया है इस्त इस्तवार द ल लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी, ठीक है, मेरे बोलने में कुछ गड़बड़ हो सकती है लेकिन ये ग्रंथ का नाम आप याद रख लेना, इस्तवार द ल लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी है। जॉर्ज गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना गया। इसको पहला ग्रंथ माना गया था, लेकिन सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? पहला तो फ्रेंच विद्वान था गासा द तासी थे, उनके पुस्तक का नाम बता दिया, और यहाँ पे पहला इतिहास ग्रंथ किसको माना गया वो नाम बता दिया, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ, ठीक है, हिंदुस्तान, जॉर्ज गियर्सन जी का। और गियर्सन जी ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बिंदु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। अब मिश्र बिंदुओं से हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बिंदु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है, लेखकों के जो मिश्र बिंदु नाम में शामिल किए गए हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बिंदु नाम से विख्यात लेखक कौन कौन से हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, याद रखना, 2020 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं 12वां हमारा, चलिए ऊपर की ओर है, मिश्र बिंदुओं ने, देखिए मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, ठीक है, जिसके प्रथम 3 भाग प्रकाशन थे 1913 ईस्वी में तथा चौथा भाग इनका 1934 ईस्वी में आया था। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को शामिल किया गया था, इनके जीवन वृत्त वर्णित भी है, लेकिन टोटल एग्जैक्ट आपसे संख्या पूछे तो 4591 कवियों को इसमें शामिल किया, लगभग 5000 के आसपास कवियों को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को नाम दिया। ठीक है, अब रीतिकाल को नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी में नाम दिया था रीतिकाल को। ठीक है, तो अलंकृत काल किसने कहा, श्रृंगार काल किसने कहा, कला काल किसने कहा, रसल काल किसने कहा। ठीक है, रसल काल तो किसी ने कहा नहीं है, लेकिन इसके अंदर अलंकृत काल और श्रृंगार काल और कला काल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 2020-2013 में पूछा गया ये। मिश्र बिंदुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था, तो श्रृंगार काल को किसने नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। हिंदी ग्रंथों के की प्रचुरता के कारण इन्होंने क्या कहा था, जो रीतिकाल का नाम दिया था, इन्होंने रीतिकाल का नाम दिया था 1700 से 19वीं शताब्दी तक, यानी 1700 से 1900 तक। ठीक है, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था, विश्वनाथ प्रसाद जी ने श्रृंगार काल को, रमाशंकर शुक्ल ने कला काल की संज्ञा प्रदान की थी। अब अलंकृत काल को तो मिश्र बिंदुओं ने रीतिकाल का नाम दिया, रीतिकाल का नाम क्या दिया, अलंकृत काल। ठीक है, अगर पूछ ले आपको श्रृंगार काल किसने नाम दिया है, श्रृंगार काल, तो श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद जी ने नाम दिया। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया है। 3 प्रकार से नाम कहे गए रीतिकाल के, अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल। अलंकृत तो हमारे सामने मिश्र बिंदुओं ने कहा, ठीक है, अलंकृत काल कहा मिश्र बिंदु ने। दूसरा आपसे पूछे श्रृंगार काल किसने कहा है रीतिकाल को, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। रमाशंकर शुक्ल ने कला काल की संज्ञा दी, किसको, रीतिकाल को। ठीक है, तो सामान्यतः 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक रीतिकाल की अवधि इसको मानी जाती है। ठीक है, 1700 से लेकर 1900 तक, ये हमने पढ़ा भी है। 13वां प्रश्न है आपके सामने, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। सेम क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है हमने ये, हजारी प्रसाद त्रिवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांक्रांते या रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, सिद्ध सामंत युग की बात करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, राहुल सांक्रांते। ठीक है, देखो विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है ये प्रश्न, और ये हमने काल विभाजन में भी लिया इस प्रश्न को हमने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम से राहुल सांक्रांते ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया गया, चारण काल को जॉर्ज गियर्सन, वीर चौपन काल को महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी, वीर गाथा काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल को राहुल सांक्रांते, संधि एवचारण को डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आदिकाल को हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। और एक और था आधार काल पूछा था, तो वो सुमन राजी थे और डॉक्टर मोहन अवस्थी जी थे। ठीक है, भूलना नहीं है इसको। चलिए अगला है हमारे सामने, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है?
आपको बताया था ना, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है ये, पिछले प्रश्न के अंदर। तो हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और रचनाकारों के नाम है यहाँ पे हमारे सामने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या आपसे पूछ ले तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, पीछे पढ़ा था 1987। हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी 1924 में आया था। ये ग्रंथों के नाम है, ठीक है। उसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में सरदार हिंदी साहित्य इतिहास में 1973 ईस्वी में स्वर्गीय डॉक्टर नगेंद्र जी, ठीक है। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी। इनको एक जगह लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में सूर्यकांत शास्त्री जी। बार बार अलग अलग ढूंढेंगे हम प्रश्नों में किस किसने दिया था, तो कंफ्यूजन हो जाती है हमको। तो एक साथ ग्रंथों के नाम, एक साथ चीज़ों को लिख लिए। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको काल विभाजन को एक साथ जोड़ा, फिर उसके एक साथ जोड़ के प्रश्नों को लेकर आई संकलित करके। इस तरीके से आप अपने कॉपी पे एक साथ इसको लिख लो नाम को। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पूछ ले 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल जी है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर पूछ ले तो 1939 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह जी। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी हुआ है प्रश्न के अंदर। एक साहित्य और इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये भी पूछा हुआ प्रश्नों के अंदर। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जी, जो पूछे गए मैंने उनके नाम नोट करवाए आपको। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1967-65 में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी, ये भी पूछा गया आपसे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे जी। सुमन राजे जी किससे संबंधित है? सुमन राजे और मोहन अवस्थी आधार काल जी से संबंधित है, ठीक है। आदिकाल का जो नामकरण हुआ। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास पूछ ले तो नीलाभ है, ठीक है। 15वां प्रश्न देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित है, आपको पता है। हिंदी शब्द सागर से एक शीर्षक से एक उनका एक पत्रिका से जारी हुआ था उनका एक, ठीक है। हिंदी साहित्य का विकास, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक आपसे पूछा है यहाँ पर, क्या है? हिंदी भाषा का विकास। ये किसकी? रामचंद्र शुक्ल जी का ही है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज ना, आपसे पूछा प्रथम भाग शीर्षक किसमें से लिया गया है, तो हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य की पीठिका। तो ऑप्शन इसका आएगा डी ऑप्शन है इसका। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया पेपर सेकंड के अंदर। हिंदी साहित्य की पीठिका भूलना नहीं है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने सन 1953 में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक व अंतिम दो खंड है, जैसे पहला प्रारंभिक और अंतिम दो खंड बोला, पहला और दूसरा, 15वां और 16वां, ठीक है। साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। बीच के कुल 12 खंडों 3 से 14वें में प्रत्यक्ष हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है, ठीक है। 16वां प्रश्न आपके सामने है। असंगत विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और एक साइड पे आपको लेखकों के नाम दिए गए, आपको पहचानना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मैंने नोट करवाया था, ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ठीक। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास जी, ये गलत है, ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह जी, ये सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर और वार्ष्णेय, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक राम कुमार वर्मा, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत है। इसके कौन है? तो 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है? 1942 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी की ये कृति है। अपने ऐतिहासिक ग्रंथों की सूची के अंदर आप इसको भी शामिल कर लेना। नंद दुलारे वाजपेयी जी की ये कृति है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, ठीक है, ईस्वी में। नंद दुलारी वाजपेयी की प्रमुख कृतियां और भी है, उसी में आप शामिल कर लेना। जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, रस सिद्धांत 1977, नया इतिहास नए प्रश्न 1955, रीति और शैली 1979 ईस्वी में, ठीक है। तो ये हमारे ये
कितने 16 प्रश्न हो गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 17वां प्रश्न देखते हैं। काल प्रवृत्तियों का निर्णय प्रांत ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपसे पूछा किसका है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का है। क्या? काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन किसने दिया? तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने दिया था का। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है, और जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्होंने क्या मतलब कि इन ग्रंथों से संबंधित मतलब क्या कथन दिए थे इन्होंने, ठीक है, हिंदी साहित्य से संबंधित इन्होंने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या के अनुसार क्या था? जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। रिपीट कर रही हूँ, हिंदी जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या बोल रहे हैं? काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। ठीक है, 18वां प्रश्न आपके सामने है। कौन सा विवरण सही नहीं है? अब कौन सा विवरण क्या है? सही नहीं है, इसमें बताया गया है। तो गासा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया। जॉर्ज गियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रम अनुसार वर्गीकृत किया। ठीक है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया 2020 में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो नहीं है वो है ए, यानी गासा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालानुक्रम अनुसार प्रस्तुत किया है, ये गलत है। ठीक है, बाकी जो नीचे के 3 ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, शिव सिंह सरोज ये जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रख लेना, आगे प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा इससे संबंधित क्वेश्चन। देखते हैं, गासा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालानुक्रम अनुसार प्रस्तुत किया। उपयुक्त विवरण क्या है? ये सही नहीं है। गासा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तेवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है ये। ठीक है, गासा द तासी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इसका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, शिव सिंह सेंगर द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका शिव सिंह सरोज में, ठीक है, शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक है जो शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। ठीक, 19वां प्रश्न आपके सामने है। इतिहास एवं इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, ये उक्ति किसकी है? इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है, ये उक्ति किसकी है? तो ये बताना है आपको। ये उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी, राम कुमार वर्मा की है या डॉक्टर नगेंद्र जी की है। आरपीएससी में पूछा गया ये भी 2020 के अंदर ही। तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन है इसका। क्या है ये? इतिहास का इतिवृत्तात्मक में लेकर सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। ठीक है, ये कथन किसने दिया है? उपयुक्त कथन किसका? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है मिश्र बिंदुओं के अकॉर्डिंग। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं में श्याम बिहारी, हमने पीछे पढ़ा था,
कुछ लेखकों को यानी शामिल किया गया था। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, विश्वबंधु में श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी जी को शामिल किया गया। ये परिश्रमी संकलनकर्ता कहा गया। इनको क्या कहा गया? परिश्रमी संकलनकर्ता कहा गया। इन्होंने ही विश्वबंधुओं में जो रचनाएं शामिल है इनको इन्होंने ही संकलित किया, जिसमें सबसे भूमिका किसने निभाई है? श्याम बिहारी जी ने, सुखदेव बिहारी ने और गणेश बिहारी जी ने। ठीक है, 20वां प्रश्न आपके सामने है। विश्वबंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? विश्वबंधु से संबंधित ग्रंथ से संबंधित उनके कौन सा विवरण कथन इसमें सही नहीं है? तो देखते हैं, इसका ऑप्शन है, इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का वर्णन मिलता है। ये तो गलत ही है, मैंने आपको बताया था 5000 कवियों के लगभग इसमें विवरण मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी हमारा गलत हो गया है। ए ऑप्शन देखते हैं, इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया। ये सही है। ठीक है, एक ये कथन भी है, इसको याद रखना, इसके अंदर शामिल कर लेना। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे कवि थे जो अज्ञात थे, उनको प्रकाश में लेकर आए, उनकी साहित्यिक महत्वता का मूल्य को आंका गया, उनकी रचनाओं को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, इसके प्रथम 3 भाग 1970 विसंवत में और चतुर्थ भाग संवत 1991 में विसंवत में प्रकाशित हुए। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। जो चौथा भाग है इसका वर्तमान काल से संबंधित साहित्य के। ठीक है, तो और इसमें इसके चारों भागों में लगभग कितने 5000 से ज्यादा कवियों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसको भूलना नहीं आपने। तो देखिए, मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी की रचना मिश्र बंधु विनोद के विषय में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है क्योंकि इसमें कितने हैं 5000 लगभग। विश्वबंधु विनोद में 5000 के लगभग कवियों और लेखकों को परिचयात्मक उल्लेख हुआ है इसके अंदर। विश्वबंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1970 सन 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1991 में यानी कि सन 1934 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और जो उसका चौथा भाग है इसको वर्तमान काल से संबंधित है। जो उसका चौथा भाग है वो साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, गिल क्राइस्ट ने कहा। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो गिल क्राइस्ट जी ने कहा है। प्रश्नगत विकल्पों में हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी गिल क्राइस्ट ने कहा है। ठीक है, DSSP में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आपसे पूछा है, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन है इसका डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ठीक, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हिंदी साहित्य आलोचक इतिहास के लेखक है। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म 1905 ईस्वी में तथा निधन इनका 1990 ईस्वी में हुआ। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी माना गया है, पहले भी पीछे बताया गया है। ठीक है, आधुनिक हिंदी जनक, ठीक है, जनक माना जाता है, आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है इन्हें। 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कैसे? इन्हें देव पुरस्कार मिला है चित्ररेखा काव्य संग्रह के लिए और इन्हें 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमिटाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के क्या नाम है? एकलव्य, रेशमिटाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम 22वां के बाद में 23वां प्रश्न हमारा। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ और भी नाम दिए गए, उसमें पीछे नाम पूछा था। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा साहित्य ऐतिहासिक दर्शन। नंद दुलारे वाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1952 पीछे पूछा गया था आपसे, गलत ऑप्शन था ये उसमें। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। ठीक है, 1927 में ये आया था, 1929 में ये प्रकाशित हुआ था, भूलना नहीं इसे। हजारी प्रसाद त्रिवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में। ठीक है, 23वां प्रश्न है इसका, एक कोट दी गई है। ये कथन किसने कहा था? भक्ति आंदोलन से संबंधित है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा वह आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का ये कहना था कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर ये कहना चाहूंगा कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसे वह आज है। ठीक है, इन्होंने भक्ति आंदोलन के संदर्भ में हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का ये कथन है। रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति को
पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना है। रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि भक्ति को पराजित, असफल और निराश मनोवृत्ति की देन माना था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार क्या है, मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। इसलिए भक्ति आंदोलन, जो ये भक्ति आंदोलन से संबंधित चीजें चली हैं वो इनके कारण चली है। ठीक है, ये रामकुमार वर्मा जी का कहना था और रामचंद्र शुक्ल जी का भक्ति से संबंधित अलग कहना था। तो 2020 में पूछा गया आरपीएससी में 24वां प्रश्न है, रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? अब रीति काल को 3 प्रकार के नाम दिए गए थे। कौन से नाम दिए गए? उन्हें अलंकृत काल कहा गया, उन्हें कला काल कहा गया था और श्रृंगार काल कहा गया था। श्रृंगार काल किसने कहा था? अलंकृत काल किसने कहा था? ठीक है, और रीति काल किसने कहा था और कला काल किसने कहा था? तो ऑप्शन में आपसे पूछा है कि रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो उसका उत्तर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया। ठीक है, अलंकृत काल तो मिश्र बंधुओं ने नाम दिया था। ठीक है, और रमाशंकर शुक्ल जी थे, रसाल जी थे, उन्होंने इसको कला काल कहा था। ठीक है, पिछले प्रश्न में पढ़ा था, ये यूजीसी नेट में पूछा गया, डीएसएसबी पीजीटी में और यूपी पीजीटी में पूछा गया है, लेटेस्ट प्रश्न है ये। रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल का नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार: जॉर्ज गियर्सन ने रीति काव्य, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल, रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की उपाधि दी इसे, रीति काल को। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं, नोट है, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिखे गए अपने इतिहास ग्रंथ, एक 1929 में लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ था, हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा था उन्होंने कि रीति काल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। ये नोट कर लेना, क्योंकि ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल जी भी था। ठीक है, तो कई बच्चों ने रामचंद्र शुक्ल जी लगाया होगा उसके कारण, लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्या माना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी माना है। ठीक है, एक पॉइंट था रीति काल के बारे में, श्रृंगार काल कहा है किसने अपने इसमें ग्रंथ में, बोला गया रामचंद्र शुक्ल जी के ये वर्ष थे। तो 25वां क्वेश्चन आपके सामने, गासा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिथुएतर हिंदुए ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1871 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, गासा द तासी का ऐतिहासिक ग्रंथ इस्तवार द लिथुएतर हिंदुए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ था, सन 1839 में और तथा 1847 ईस्वी में हुआ था। 2 भागों में हुआ था, प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवियों को शामिल किया गया, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के थे। ठीक है, 72 कवि तो टोटल कितने थे हिंदी के, तो जो बच गए हैं वो सारे उर्दू के थे। हिंदी साहित्य के, क्योंकि ये उर्दू का ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और गासा द तासी जी का ये ग्रंथ है ये। ठीक, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गासा द तासी ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अगर किसी ने पहला प्रयास किया तो फ्रेंच विद्वान थे, ये गासा द तासी ने किया। गासा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में ही की थी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाणेश्वर ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुआई साहित्य इतिहास, ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर जी थे जिन्होंने हिंदी इसका अनुवाद किया और हिंदुआई साहित्य इतिहास इसका नाम रखा गया। 1952 से नाम से इसको प्रकाशित किया गया। 26वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? इसका ऑप्शन है हिंदी शब्द सागर, जो हिंदी शब्द सागर के रूप में छपा था। ठीक है, उसकी भूमिका में से लिया गया था और नागरी प्रचारणी सभा से यह प्रकाशित हुआ था, ये भूलना नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रमाणिक और व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। इनके ग्रंथ को भी प्रमाणिक और व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। जो इन्होंने काल विभाजन किया था, ठीक है, आदिकाल से संबंधित, उनको भी क्या है, एक वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है, सुव्यवस्थित और प्रमाणिक व्यवस्थित वर्गीकरण माना गया है। तो हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ नाम लिखे गए यहाँ पे, जैसे कि तज़किरा ई
शुआरा ई हिंदी 1848 में मौलवी करीमुद्दीन, भाषा काव्य संग्रह 1873 में महेश दत्त शुक्ल, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद त्रिवेदी जो 1940 में आए, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में ही हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 गणपति चंद्रगुप्त जी। पूछा गया है ना प्रश्नों में ये सब। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये भी पूछा गया 1986 में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। ठीक है, ये प्रश्न हमारा हो गया 26वां। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 27वां है हमारा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ, मैंने बोला था ना शिव सिंह सरोज, इसको ध्यान से याद रखना नाम को, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज, ठीक है, शिव सिंह सेंगर नाम क्या है पूरा, शिव सिंह सेंगर नाम है इनका। ठीक है, और इन्होंने एक अपनी पुस्तक थी उनकी शिव सिंह सरोज नाम से, इन्होंने अपनी एक पुस्तक जारी की थी, ग्रंथ का नाम था जिसके अंदर काव्य था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है जैसे राम सतसाई, कड़वा कड़का, रामायण, दोहावली, कवित रामायण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, इसमें कौन से ग्रंथ शामिल है शिव सिंह सरोज में गिनाए थे रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो इसका ऑप्शन है ए, यानी कि पहला और दूसरा, राम सतसाई और कड़का रामायण। ठीक है, ये क्या है, ये किसमें शामिल है, शिव सिंह सरोज में गिनवाए गए रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है 28वां, मिलाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे लेखकों के नाम और उनकी पुस्तकें, उनके ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, हम एक ही दो से ही मिला लेंगे इसके अंदर। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने क्या दिया था, इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है इसका घ का, यानी पहला क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, घ भाग में देखते हैं, थर्ड भाग है इसका। और आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का, इसका हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी जी थे, इनके ग्रंथ का नाम था। और आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, जिसमें चौथे का तीसरा और तीसरे का पहला देखते हैं, ये डी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसे हमने मिला लिया इसे। पद्दूमलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श, याद रखना, लिख लेना, ऐड कर लेना ग्रंथ की सूची में ही। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। ठीक है, फेमस जो प्रश्न पूछे गए हैं इसे, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद त्रिवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास है। बीच बीच में कुछ पॉइंट मतलब कि अलग अलग नाटक, उपन्यास, निबंधों संबंधित पॉइंट बीच में दे दी गए हैं, लेकिन क्यों दिए गए, लेखक से संबंधित, जैसे हजारी प्रसाद त्रिवेदी फेमस नाम है ये, इनसे संबंधित इन्होंने बहुत कार्य किया है, इसलिए इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो कुछ आपको याद करवाने की कोशिश की है, इसके अंदर पॉइंट्स बता दिए व्याख्या में। अगला प्रश्न 29वां, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम पूछा गया। अब आपसे कितना आसान क्वेश्चन आ गया, हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। अभी हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसका ऑप्शन है हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस इतिहास ग्रंथ के रचनाकार हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी है। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हमने पीछे पढ़े थे ना, एक साथ तीनों ग्रंथ थे इनके, 1952, और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 तथा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, आगे देखते हैं। 30वां प्रश्न है आपके सामने, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक आपसे पूछ रहे 2012 में आश्रम पद्धति पीजीटी में पूछा गया है। ये राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो मोतीलाल मिनारिया। ये मोतीलाल मिनारिया राजस्थान जी के हैं, राजस्थान से संबंधित है, राजस्थानी भाषा और साहित्य से संबंधित है, पुस्तक के ये लेखक है। ठीक है, इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, राजस्थानी पिंगल साहित्य भी, जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 के लेखक डॉक्टर टीकम सिंह तोमर जी हैं। अब जो ये नाम दिए गए ये सब राजस्थान की ही हैं लेखक, ठीक है ना। तो राजस्थानी भाषा साहित्य की पुस्तक का क्या, लेखक का क्या नाम, मोतीलाल मिनारिया। अगर पूछ ले राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये भी क्या है, इन्हीं का ही है, मोतीलाल मिनारिया जी का। ठीक है, जबकि हिंदी वीर काव्य पूछ ले, इसके लेखक कौन है, टीकम सिंह तोमर जी हैं। ठीक है,
31वां प्रश्न आपके सामने है, इनमें से किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ, हम 30 प्रश्न करते हैं लेकिन इस स्लाइड को पूरा कर देते हैं, इस पेज को ही। इनमें से किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया है? तो इसका ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। ठीक है, 2017, 15 और 14 में पूछा गया है ये, जीआईसी पीजीटी में, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में और कॉलेज लेक्चरर में राजस्थान की। ठीक है, तो इनमें से किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक से अनुवाद किया था? तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, इसको किया था जॉर्ज हसन द्वारा लिखित ये ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। जबकि गासा दा तासी में भी अपना लिखा था ये ग्रंथ, इस्तेबा द लिथुएतन इंदुए हिंदुस्तानी, इनका भी क्या था, 2 भाग थे, 1839 और 1839। ठीक है, को लक्ष्मी सागर जी ने इसका अनुवाद किया हिंदी के अंदर, हिंदुओं साहित्य का इतिहास इसका नाम रखा। जब इन्होंने अनुवाद किया इनके ग्रंथ को, उन्होंने अपने फिर उस पुस्तक का क्या नाम रखा था, हिंदुओं साहित्य का इतिहास 1952 नाम से अनुवाद किया। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी में ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स से, और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर आपसे पूछे तो 1920 ईस्वी के लेखक FE थे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सा कुछ इसमें ऑप्शंस पॉइंट्स आ गए हैं, तो उसको याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है? बहुत अच्छा प्रश्न आया, यूपी टीजीटी में पूछा गया 2016 में, बट एक्सिस का आंसर लगाने का। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कितना माना है? 1700 से 1900 तक। ठीक है, जो 17वीं से 19वीं शताब्दी हम पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 माना है, विसम्मत माना। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 900 वर्षों के निम्न अनुसार 4 भागों में विभाजित किया। ठीक है, आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा का काल कहा। ठीक है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है आदिकाल को। 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल को गद्यकाल यानी 1900 से लेके 1984 तक, और जैसे अगर अलग से उसमें पूछ ले, ठीक है, आधुनिक काल गद्यकाल को 1900 से अब तक भी हम मानते हैं। ठीक है, तो 33वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? निम्न में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, डॉक्टर नगेंद्र जी है, हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी है, लक्ष्मी सागर वाणेश्वर है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आएगा सी ऑप्शन आएगा, डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा नहीं है लेकिन इसका संपादन किया है। ठीक है, आपने नहीं लिखा पूछा तो इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 है हमारा। चलिए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 33 का एक व्याख्या इसकी। देखिए, सी ऑप्शन है इसका, निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा बल्कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संपादक रहे हैं ये। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ है। हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने 3 ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाणेश्वर ने हिंदुओं साहित्य का इतिहास, जो कि द गासा दा तासी जी का ग्रंथ था, उसका अनुवाद किया था हिंदी में, और क्या नाम रखा था, हिंदुओं साहित्य का इतिहास 1952 नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा इन्होंने। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथों में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? चलिए 40 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। किस इतिहास लेखक ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया था? सिंपल क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं ने दिया है 5000 कवियों से संबंधित, इन्होंने ही तो दिया था। दिए गए साहित्यकारों में मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ में लगभग 5000 यानी कि 4591 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधु ने गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। तो यही थे, ये 3 लोग ऐसे थे बिहारी, हमारे गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी जी, जिन्होंने संकलन किया था इनका। ठीक है, इनको इकट्ठा किया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने विशेष भूमिका अपनी निभाई थी। इस प्रकाशन को 4 भागों में किया गया था। ठीक है, इसका जो चौथा भाग था उसको क्या बोलते हैं, साहित्य आधुनिक तौर पे क्या बोलते हैं, वर्तमान साहित्य को वर्तमान तौर से नाम से जाना जाता है, उनको माना जाता है। 4 भागों में क्या, प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 में और चौथा भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। और शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से, शिव सिंह सेंगर का नाम आया था, शिव सिंह सरोज, इसमें पूछा गया है 1883 में नामक ग्रंथ में 838 कवियों का विवरण इन्होंने दिया अपना। और घेरसन जी ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में
952 कवियों और आचार्य शुक्ल ने ऐतिहासिक ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया। अब देखो यहाँ पे 3 चीजों को याद रखना। 5000 पूछ ले आपसे तो वो कौन थे? मिश्र बंधु जी। अगर आपसे पूछ ले 1000 ग्रंथों के और कवियों को शामिल किया गया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। अगर आपसे पूछ ले 952 कवियों को किसने शामिल किया था तो ग्यर्सन जी ने शामिल किया था। अगर पूछ ले 838 कवियों को किसने शामिल किया था तो शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज नामक अपनी पुस्तक में शामिल किया था। 35वां क्वेश्चन आपके सामने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऐतिहासिक ग्रंथ में कालों के नामकरण व आधार काल क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऐतिहासिक ग्रंथ में कालों के नामकरण व आधार क्या रहा है? तो ऑप्शन है इसका युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विदेयवादी पद्धति में लिखा है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में, भूलना नहीं है। उन्होंने जो ये ग्रंथ अपना लिखा है, अपना किस पद्धति में लिखा है? विदेयवादी पद्धति में लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो ऑप्शन इसका क्या आएगा? विदेयवादी पद्धति। विदेयवादी पद्धति में किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विदेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विदेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। फ्रेंच विद्वान तेन ने विदेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित भी किया। 37वां क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नलिन शर्मा जी है हमारे सामने। हिंदी के प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण रहा है, इसमें कुछ ऑप्शन रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन अगर पूछ ले तो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक लेखक। इसके ग्रंथ का नाम इनमें पीछे पड़ा भी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेखक देख लो, विजेंद्र स्नातक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर रामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज, डॉक्टर विनय मोहन हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। ये लिस्ट में शामिल कर लेना ग्रंथों के नाम। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक पूछ रहे हैं तो कौन सा इसका ऑप्शन है? रामविलास शर्मा जी। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, 2017 में पूछा गया है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं, क्या नाम है उनका? भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन आदि। दूधनाथ सिंह ने स्पॉट चेहरे वाला आदमी कहानी संग्रह है ये, निराला, आत्म हंता, आस्था, आलोचना आदि लिखा है इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को, गद्य का आर्य, हिंदी में जो गद्य साहित्य है, ठीक है, उसका गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन या गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया। यानी कि गद्य साहित्य को अलग अलग नाम दिए गए। ठीक है, गद्य आविर्भाव, गद्य परिवर्तन, गद्य प्रसार, गद्य वर्तमान गति। ठीक है, तो ये किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। 2017 में पूछा गया। रामचंद्र शुक्ल ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को, गद्य का आविर्भाव, भूलना नहीं, हिंदी के गद्य साहित्य को क्या क्या नामों से बोला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है 40वां, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान को। अब यहीं से पता लग रहा है उत्तर मध्य काल यानी रीतिकाल। रीतिकाल को 3 नाम दिए गए थे, कला काल, श्रृंगार काल और अलंकृत काल। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने दिया था, ठीक है, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद जी ने दिया था, और क्या बोलते हैं, श्रृंगार काल दिया था, और कला काल रमा शंकर जी थे, उन्होंने दिया था। ठीक, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी है। ठीक, इस काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया, जो मैंने इसमें लिखा भी हुआ है। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो यहाँ से पहला ऑप्शन इसका क्या आएगा? जॉर्ज ग्यर्सन जी है हमारे। जॉर्ज ग्यर्सन जी ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्यर्सन है। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना गया है। ग्यर्सन ने अपने ग्रंथ में 1952 कवियों को शामिल किया गया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। पीछे क्वेश्चन पे पूछा गया था ना डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त का, ठीक है, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। ये हमारे सामने हमारे 41 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और इसके अलावा हम कल करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक, और ये हमारे कौन है? गोलू
गोलू भैया है ये हमारे, ठीक है। इसको याद रखना, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, और हम अपनी कल वाली क्लास में आएंगे, ठीक है। अपने सबका ध्यान रखना आप, ठीक। और हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी, ठीक है। सभी को राम राम, धन्यवाद। जिसने क्या बोलते हैं इसको, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर कर देना। ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच गाइस।